ये वीडियो पाकिस्तान के सपोर्टर्स ना देखें, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि 1971 में कैसे भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। ऑपरेशन चंगेज खान 3 दिसंबर 1971 को लॉन्च हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के कई एयरबेसों पे बमबारी करते हैं और अब तो भारत भी पार्टिसिपेट करने लगता है और इसके साथ शुरू होती है इंडो पाक वॉर 1971। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू ही क्यों हुई? पाक की सिविल वॉर से भारत का क्या लेना देना होता है? और 1947 में पाकिस्तान के साथ देने वाला ईस्ट पाकिस्तान आखिर क्यों आजादी की मांग करने लगता है? भारत का इस वॉर में क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? राम राम दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ बंगाल। कॉलोनियल रूल के पहले से ही भारत में एक नहीं कई किंगडम राज हुआ करते थे और ये सब किंगडम राज अपनी अपनी भाषा, ट्रेडिशंस एंड कल्चर से आइडेंटिफाई किए जाते थे। कुछ यही कहानी आज की वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की भी थी, जो उस टाइम बंगाल के नाम से जाना जाता था। 13वीं सेंचुरी से ही इस एरिया पर मुस्लिम लोगों का राज चलता था। ये धर्म से ज्यादा यहाँ के लोग खुद को बंगाली भाषा, कल्चर, ट्रेडिशन से इंट्रीग्रेटेड महसूस करते थे। अलग अलग धर्म से होने के बाद भी यहाँ की कम्युनिटी में यूनिटी थी। लेकिन 1757 में बंगाल में ब्रिटिश राज आने के बाद कम्युनिटी के बीच में धर्म की खाई गहरी हो गई और लेकिन जो एक चीज कॉमन थी वो थी बंगाली आइडेंटिटी। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 ब्रिटिश रूल के खत्म होने के बाद भारत देश को आज़ादी मिलती है। ये आज़ादी भारत देश को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, भारत और पाकिस्तान। पार्टीशन धर्म के अनुसार होता है, लेकिन एक ही लैंग्वेज कल्चर को फॉलो करने वाले रीजन दो अलग मुल्क का हिस्सा हो जाते हैं। जैसे आधा पंजाब पाकिस्तान को मिलता है और आधा भारत को। बंगाल भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। बंगाल का वेस्ट रीजन भारत में शामिल हो जाता है, वहीं मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हाथ पकड़ लेता है और फिर मास माइग्रेशन होता है। मुस्लिम लोग पाकिस्तान जाते हैं और हिंदू लोग भारत आते हैं। ये मास माइग्रेशन अपने साथ बहुत बुरा दौर लेकर आता है, जिसमें दंगा फसाद से बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। इन्हीं टफ सिचुएशन में इंडिया का डिवीजन होता है और एक नई कंट्री दुनिया को मिलती है, पाकिस्तान, जिसके भी दो हिस्से होते हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 16,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। पाकिस्तान में मेजोरिटी भले ही मुस्लिम की हो, लेकिन मुस्लिम में भी कई ग्रुप थे जिनके खुद के ट्रेडिशंस, कल्चर थे। ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी बंगाली मुस्लिम की थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंध, खातूनी, बालूची ग्रुप की मेजोरिटी थी। बंगाली मुस्लिम मेजोरिटी में होने के बाद भी उनको साइड कर दिया जाता है। पॉलिटिक्स से लेकर मिलिट्री पावर तक वेस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। सारे गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क एंड डिस्कशन वेस्ट पाकिस्तान में होते हैं। 1947 में पाकिस्तान की शुरुआत भारत की तरह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से होती है, जिसमें पीएम की कमांड लियाकत अली खान संभालते हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और लियाकत अली खान को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को एक साथ गवर्न करने में, और इससे ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी दिखाई देती है। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नया रूल बनाया, जिसमें उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। और ये रूल ईस्ट पाकिस्तान को हिला के रख देता है, क्योंकि बंगाली मुस्लिम के लिए उर्दू एक इलाइट लैंग्वेज होती है, जिसको सिर्फ ऑफिशियल लोग ही बोलते थे। बाकी ईस्ट पाकिस्तान में बच्चा बच्चा उर्दू बोलता था। और तभी वेस्ट पाकिस्तान में बंगाली मूवमेंट की शुरुआत हुई। अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए लोग सड़कों पर आ जाते हैं। बंगाल की प्राइमरी लैंग्वेज बंगाली होती है। 1952 तक आते आते ईस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि सरकार को सेक्शन 144 लगाना पड़ता है। इस कानून के खिलाफ 21 फरवरी को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन सेक्शन 144 के तहत उनको जेल में डाल दिया जाता है। इससे स्टूडेंट की भीड़ और ज्यादा भड़क जाती है और स्टूडेंट ईस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसने की कोशिश करते हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस वाले फायरिंग करते हैं, जिसमें 5 लोग की मौत हो जाती है। आगे चल के ये दिन बांग्लादेश में अमर हो जाता है और आज भी इस देश को बांग्लादेश लैंग्वेज मार्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सरकार और बंगालियों के क्लैश इस कदर बढ़ जाते हैं कि 1956 में सरकार को बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस और 1956 में स्टेट लैंग्वेज घोषित करना पड़ता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल वॉर
वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की। पाकिस्तान में मेजोरिटी भले ही मुस्लिम की हो, लेकिन सब अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते थे। पाकिस्तान में कई सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, कई बार मिलिट्री रूल भी देखना पड़ता है, लेकिन सरकार बनाने का मौका ईस्ट पाकिस्तान को नहीं मिलता है और उनके डेवलपमेंट में भी ध्यान नहीं दिया जाता है। 70% से भी ज़्यादा नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है, जबकि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान को अपने 62% रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से मिलता है। वहीं ग्रोथ रेट की जहां बात करें, ईस्ट पाकिस्तान का 2.6% और जबकि वेस्ट पाकिस्तान 4.4% ग्रोथ से बढ़ता है। इन दोनों देश में इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद गवर्नमेंट और बंगाली लोगों की खाई और गहरी हो जाती है और 1966 में मामला तब बढ़ जाता है जब ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए 6 पॉइंट उठाती है। पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान इन डिमांड को पेश करते हैं और ये डिमांड सुनकर गवर्नमेंट हिल जाती है और डिमांड मानने से मना कर देती है। इन पॉइंट से ये पता चलता है कि ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी जा रही है और 1966 में अवामी लीग पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान और कई ऑफिसर को जेल में बंद कर देती है। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल अयूब खान की सरकार होती है और वो इल्जाम लगाते हैं कि अवामी लीग पार्टी भारत के साथ मिलकर नए देश बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका ये इल्जाम ईस्ट पाकिस्तान में काम नहीं करता है क्योंकि तब तक शेख मुजीबुर रहमान बड़े लीडर बन चुके होते हैं और बंगाल लोगों की उठती आवाज बन चुके होते हैं। जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पता चलता है कि अवामी लीग पार्टी के लीडर को जेल में डाल दिया गया है, तो लोग सड़क पर आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है कि सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर को रिहा कर दिया जाता है और प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है कि जनरल अयूब खान को अपनी पद से रिजाइन देना पड़ता है। उसके बाद जनरल के पद को संभालते हैं याया खान, जो 1970 में पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन लाते हैं। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner. और अवामी लीग जनरल इलेक्शन में भारी मतों से जीत मिलती है। इसमें से 313 सीट में से अवामी लीग को 167 सीट मिलती हैं। अवामी लीग को सरकार बनाने का मौका तो मिल जाता है, लेकिन ये बात वेस्ट पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगती है। तभी याया खान और पीपीएल लीडर जुल्फिकर अली भुट्टो मिलिट्री ऑफिशियल के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को कैंसिल करने का प्लान बनाते हैं। 1 मार्च 1971 को प्लान के अनुसार याया खान असेंबली को कैंसिल कर देते हैं और इस नाइंसाफी के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान के लोग आवाज उठाते हैं और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और पहली बार ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी के नारे लगते हैं। सभी साथ मिलकर नए देश की मांग करते हैं और बांग्लादेश नाम दुनिया के सामने आता है। बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर। ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट लगातार हो रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक भी बात नहीं सुन रहे थे। प्रोटेस्टर एक आर्मी रेडी करते हैं जिसका नाम मुक्ति बाहिनी होता है, जिसका मकसद बांग्लादेश की आज़ादी होती है। तभी पाकिस्तान गवर्नमेंट को लगता है ईस्ट पाकिस्तान उसके हाथों से निकल जाएगा। तभी पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान आर्मी के जरिए रिवॉल्ट को दबाने की कोशिश करती है। मार्च 1971 एयरलिफ्ट के जरिए वेस्ट पाकिस्तान से कई सोल्जर ढाका लाए जाते हैं जो मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं। मुक्ति बाहिनी से निपटने के लिए वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में एक सेंट्रल पीस कम्युनिटी बनाती है जिसे शांति बाहिनी नाम दिया जाता है। लेकिन पीस स्टैब्लिश करने की बजाय ये कम्युनिटी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। बंगाली पाकिस्तान से सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान आर्मी एक खतरनाक जेनोसाइड प्लान करती है जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट नाम देती है, जिसका मकसद बांग्लादेश की आज़ादी मांग करने वाले लोगों को मारना और जेल में डालना होता है। कहने के तो ये पाकिस्तान आर्मी का अभियान होता है, लेकिन रियलिटी में ये क्राइम साबित होता है। 25 मार्च बांग्लादेश के लोगों के लिए सबसे काली रात होती है। 1000 पाकिस्तान सोल्जर ढाका में घुसते हैं। कर्फ्यू इम्पोज कर दिया जाता है। टेलीफोन और रेडार सब बंद कर दिए जाते हैं।
पूरे शहर को सील कर दिया जाता है और शेख मुजफ्फर को जेल में बंद कर दिया जाता है। और ऑपरेशन सर्च लाइट में पाकिस्तान आर्मी लगभग 10 लाख से ज्यादा बंगाली बोलने वाले लोगों को मौत के घाट उतार देती है। इस मैसेकर के बाद लाखों लोग भागकर भारत आ जाते हैं। 25 मार्च को शुरू हुआ ये वॉर क्राइम लगभग 8 महीने चलता है, जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोग आर्मी के हाथों में मारे जाते हैं। और सबसे दिल दहलाने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में लगभग 2 लाख से 4 लाख लड़कियों और औरतों के साथ रेप करते हैं और उनके रेप करने के बाद उन्हें पब्लिकली मार देते हैं। लेकिन अरेस्ट होने से पहले शेख मुजफ्फर ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कंट्री घोषित कर देते हैं और इसका नाम बांग्लादेश देते हैं। बांग्लादेश को आज़ाद देश घोषित तो कर दिया जाता है, लेकिन ये आज़ादी इतनी भी इजी नहीं होती है। भारत पहले से ही बांग्लादेश की सिचुएशन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद भारत भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाता है। 10 अप्रैल 1971 को अवामी लीडर कोलकाता में ही पीपुल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट को बनाते हैं और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है और तजाउद्दीन को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इंदिरा गांधी डिसाइड करती हैं कि भारत भी अब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेगा। 28 अप्रैल 1971 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मेकशॉ से बांग्लादेश की सिचुएशन पर डिस्कस करती हैं और उनसे कहती हैं कि जंग की तैयारी करें। लेकिन मानसून के महीने में बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है, तो उन्होंने नवंबर दिसंबर के महीने को चूज किया वॉर के लिए। द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन द वॉर। इंडियन आर्मी अपना काम मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करने से शुरू करती है। मुक्ति बाहिनी को गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन करती है, साथ में ही वेपन की सप्लाई भी करती है। अभी तक भारत सिर्फ बांग्लादेश की हेल्प कर रहा होता है, उसकी पाकिस्तान से कोई भी क्लैश नहीं होती है। 3 दिसंबर 1971 को सिचुएशन तब बदल जाती है जब पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान शुरू करती है। पाकिस्तान भारत के 11 एयरबेस को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान के द्वारा रेडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी जाती है और ये मैसेज इंदिरा गांधी रेडियो के जरिए जनता तक पहुंचाती हैं। पाकिस्तान का मकसद एयरबेस को तबाह करना होता है और इंडियन एयरफोर्स को जंग से दूर करना होता है, लेकिन लकीली इनका निशाना सही नहीं लगता है और इंडियन फोर्स तुरंत ही सतर्क हो जाती है और अपने टारगेट को संभाल लेती है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है। इंडियन एयरफोर्स जब एयर स्ट्राइक करती है तो पाकिस्तान के कई रनवे को तबाह कर देती है और ईस्ट पाकिस्तान का भी इंडियन आर्मी यही हाल करती है। 2 दिन के अंदर ही 2 एयरबेसों को तबाह कर देती है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी भी पाकिस्तान नेवल आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देती है। जब इंडियन नेवी को पता लगता है कि कराची पोर्ट में पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर होता है। ये पोर्ट पाकिस्तान के मैरीटाइम ट्रेड के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको नुकसान हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। इसलिए इंडियन नेवी कराची हार्बर को अपना टारगेट बनाती है और इस ऑपरेशन को नाम देती है ऑपरेशन ट्राइडेंट। इंडियन नेवी का क्रू 460 किलोमीटर कराची के साउथ कोस्ट में चला जाता है और रात होने का इंतजार करता है। इंडियन आर्मी का प्लान होता है कि पाकिस्तान की वॉरशिप को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। इसलिए शाम होते होते इंडियन आर्मी कराची पोर्ट के 330 किलोमीटर करीब चले जाते हैं। इनके पास INS वीर, INS निर्घाट, INS निपात और 2 एंटी सबमरीन कॉर्वेट होती हैं और रात होते ही इंडियन वॉरशिप पाकिस्तान वॉरशिप को तबाह कर देती हैं। इस वॉर में INS निपात पाकिस्तान के केमारी ऑयल स्टोरेज को भी निशाना बनाता है और पाकिस्तान की ऑयल स्टोरेज आग के लपटों में जलकर बर्बाद हो जाता है। इसके जवाब में पाकिस्तान नेवी इंडिया के ओखा पोर्ट को बॉम्ब करने से पीछे नहीं रहती, इससे वो अपने बर्बादी का बदला ले सके और भारत के फ्यूल फैसिलिटीज, एम्यूनिशन डंप, मिसाइल बोट को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लेकिन पाकिस्तान के प्लान को समझते हुए इंडियन नेवी अपनी मिसाइल बोट को पहले से ही ओखा बोट से हटा देता है और यहाँ भी पाकिस्तान को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। ये इंडियन नेवी का पहला मिशन होता है जिसमें एंटी मिसाइल का यूज किया जाता है और आज के दिन ही इस दिवस को इंडियन नेवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी को INS विक्रांत का भी डर होता है। उनको ये जानकारी होती है कि INS विक्रांत जंग की तस्वीर बदल कर रख सकता है और INS विक्रांत बे ऑफ बंगाल के रास्ते ईस्ट पाकिस्तान पर एयर फोर्स को कैरी किए ऑलरेडी एक्टिव था। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी इसको बर्बाद करने के लिए
PNS गाजी को भेजती है, लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है। गाजी कराची से बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है, लेकिन उससे पहले ही अपने प्लान को एक्टिवेट कर पाती इंडियन डिफेंस फोर्स को उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है और PNS गाजी को चकमा देने के लिए विशाखापट्टनम में INS राजपूत को एक्टिवेट कर दिया जाता है और ऐसा जताया जाता है कि INS विक्रांत यहीं पर खड़ा है। पाकिस्तान नेवी को गुमराह करने के लिए INS विक्रांत के कॉल सिग्नल्स भी यूज किए जाते हैं और साथ में ही INS राजपूत के भी सिग्नल्स भेजे जाते हैं। अपने मिशन को पूरा करने के लिए PNS गाजी जैसे ही विशाखापट्टनम में पहुंचती है, वैसे ही INS विक्रांत उस पर अटैक कर देता है और PNS गाजी पाकिस्तान के मंसूबों के साथ पानी में डूब जाता है। 4 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट से भारत पर अटैक करता है। उनको खुफिया जानकारी होती है कि यहाँ इंडियन सोल्जर की संख्या कम है। इसी का फायदा उठाकर भारत में दाखिल होना और दिल्ली पहुँचने की साजिश करता है। पाकिस्तान 2000 जवानों के साथ 59 टैंक्स और 1 मोबाइल इन्फेंट्री लेकर लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करता है। 7 दिसंबर 1971 तक लड़ी लड़ाई में पाकिस्तान के मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। 120 जवान के साथ मिलकर मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी पाकिस्तान की सेना को धूल चटा देते हैं और लोंगेवाला में जीत का बिगुल बजा देते हैं। इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान का लगभग 3600 किलोमीटर स्क्वायर हिस्सा छीन लिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली सफलता के बाद जहां एक तरफ कराची में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, वहीं पाकिस्तान को समुद्र में इंडियन शिप के होने के खबर मिलती है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत फिर से कोई बड़ा हमला करने वाला है, इसलिए पाकिस्तान वॉरशिप मर्चेंट शिप के साथ मिलकर इंडियन नेवी को मात देने के लिए प्लान बनाते हैं। अब इस प्लान को फेल करने के लिए इंडियन आर्मी फॉलो अप प्लान बनाते हैं। इसका कोड नेम ऑपरेशन पाइथन दिया जाता है। 8 दिसंबर को पाकिस्तान की चालों को नाकाम करने के लिए भारत की मिसाइल बोट INS विनाश, INS तलवार और INS त्रिशूल को कराची के साउथ में मनोरा पेनिनसुलर की तरफ भेजा जाता है। इस दौरान शिप पाकिस्तान की ऑयल स्टोरेज को टारगेट करते हैं और लगभग 11 बजे ऑयल टैंक पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि बचा कुचा ऑयल स्टोरेज आग की लपेट में आ जाता है और साथ में ही SS गल्फ स्टार को भी भारी नुकसान होता है और पाकिस्तान की इकोनॉमिकली को बड़ा झटका लगता है। वॉर में अपनी डूबती नैया को किनारे लगाने के लिए पाकिस्तान UN के पास पहुंचता है और अपील करता है कि भारत को इस वॉर से बाहर रखा जाए। लंबे डिस्कशन के बाद अमेरिका सीधे पाकिस्तान के समर्थन में कूद जाता है। US, चाइना और UK मिलकर भारत को सीज फायर करने को कहते हैं और दबाव बनाया जाता है कि भारत अपनी आर्मी को बांग्लादेश से वापस बुला ले, लेकिन यहाँ भारत को समर्थन में USSR आगे आता है और 2 बार इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है। इसकी वजह 9 अगस्त 1971 में भारत और USSR के बीच साइन हुई पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है। इस दोस्ती को गहरी होने का मौका तब मिलता है जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में USSR भारत को पॉलिटिकली नहीं बल्कि मिलिट्री पावर से भी भारत की हेल्प करता है। इंडिया ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश मान लिया था। इसी दिन भूटान ने भी बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया था। 8 दिसंबर 1971 को जब अमेरिका के इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट मिलती है कि भारत ईस्ट पाकिस्तान में एक ऑफेंसिव अटैक का प्लान कर रहा है, तब US पाकिस्तान के समर्थन में अपनी 7th फ्लीट टास्क फोर्स को बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज देता है और UK भी पाकिस्तान के समर्थन में HMS ईगल को अरेबियन सी में उतारता है और अब पाकिस्तान को उसकी जीत पक्की लग रही थी, क्योंकि भारत की नेवी के पास तब इतनी क्षमता नहीं थी कि दोनों देशों को अकेले लड़ सके। भारत इस सिचुएशन से निपटने के लिए USSR की हेल्प मांगता है और इंडो सोवियत सिक्योरिटी ट्रीटी ऑफ 1971 को एक्टिवेट करने को कहता है। इसके तहत अगर किसी भी आउटसाइड कंट्री के अटैक करने पर सोवियत यूनियन भारत को प्रोटेक्ट करेगा। मैसेज मिलते ही USSR जल्दी ही कमांडर एडमिरल व्लादिमीर क्लुगलियरकोव अपने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को भारत की हेल्प के लिए भेजते हैं और समुद्र में UK और US नेवल को काउंटर करने के लिए उन्हें अपनी टारगेट रेंज में लाते हैं, जिससे पहले ही UK और USA बे ऑफ बंगाल में इंटर कर पाए, उससे पहले ही रशियन शिप अपने होने के एहसास को UK और US शिप को दिला देते हैं। इससे दोनों ही देश अपने शिप को
बैक कर लेते हैं। यूएसएसआर का साथ मिलते ही भारत एयर, नेवी और लैंड मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी को बहुत बुरी मात देती है। 12 दिसंबर तक आते आते इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान बड़ी हार के सामने खड़ा होता है। पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह से मारा जाता है और पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर होने के लिए तैयार हो जाती है। मेजर जनरल JFR जैकब लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का प्रपोजल रखते हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी इसे साइन करने से मना कर देते हैं। लेकिन मेजर जनरल JFR जैकब ये कहकर उनको 30 मिनट का सोचने का समय देते हैं कि अगर उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन नहीं किया तो पाकिस्तान सेना के 1 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर के मरने के जिम्मेदार वो खुद होंगे। मुक्ति वाहिनी को रोकने के लिए भारत आगे नहीं आएगा। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सोल्जर इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर होता है, जहां लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग सरेंडर कर देते हैं। तब AAK नियाजी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन कर देते हैं और इससे भारत की विजय हो जाती है और भारत की जीत पाकिस्तान के इतिहास में काला धब्बा बन जाती है। बांग्लादेश की भी आज़ादी हो जाती है और शेख मुजीबुर रहमान पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 1972 में पाकिस्तान और भारत के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत पाकिस्तान भी बांग्लादेश को स्वतंत्र देश मान लेता है। इसकी बजाय भारत 13,000 किलोमीटर स्क्वायर हिस्सा पाकिस्तान को वापस कर देता है और 94,000 जवान भी छोड़ देता है। 1974 में UN भी बांग्लादेश को स्वतंत्र देश मान लेता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।